तुम मेरे हो भाग 14। सुबह मेहर की आंख खुली तो देखा कि वो अकेली ही बेड पर थी। कबीर उसे नहीं दिखाई दिया तो वो जल्दी से उठकर बैठ गई। पूरी रात तो उसने जाग कर ही निकाल दी थी और सुबह सुबह ही उसकी आंख लग गई। समय देखा तो घड़ी 7 बजा रही थी। मेहर अभी भी अधखुली आंखों से ही देख रही थी उस कमरे को जिसमें वो थी। रात में तो उसने देखा नहीं था, पर अब जाकर उस ने देखा ये कमरा बहुत बड़ा था। पूरे कमरे में लाइट ग्रे कलर करा हुआ था। पूरे रूम में हर एक चीज अपने सही जगह पर थी। पर्दे भी रूम के रंग से मैच करते हुए थे। मेहर अपनी जगह से उठी और चलते हुए बालकनी की तरफ आ गई। वो हैरानी से सब जगह देख रही थी। ये हवेली गांव में थी और बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। हवेली के चारों तरफ खुला मैदान था। मेहर बस इन सब को ही देख रही थी। कबीर नीचे बगीचे में बैठा हुआ था और वही हवेली के मेन दरवाजे से एक लड़का अंदर आ रहा था जो बस ऊपर की तरफ ही देख रहा था। तभी कबीर का ध्यान उस पर चला गया और वो भी उसकी ही नजरों का पीछा करते हुए देखने लगा था। मेहर खड़ी दिखी रात के लहंगे में और दुपट्टे से खुद को ढके हुए, जिसके बालों की ढीली सी चोटी की हुई थी जो एक कंधे पर टिकी हुई थी, जो सबसे बेखबर दूर तक फैली हरियाली को ही देख रही थी। उसने रेलिंग को पकड़ा हुआ था और जैसे ही सब जगह देखते हुए उसकी नजर कबीर पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था, एकदम से वो पीछे हट गई। वही कबीर की नजर मेहर से हटकर उस लड़के पर चली गई जो अभी भी उसी तरफ देख रहा था। वाओ शी इज ब्यूटीफुल, वो लड़का कबीर को देखते हुए बोला। वही कबीर उसे देख रहा था। मान गए बीवी तो तू लेकर आया है सबसे सुंदर, वो लड़का कबीर के कंधे पर हाथ रखकर बोला जो उम्र में कबीर के ही उम्र का था। तमीज से बात कर, भाभी है तुम्हारी दादी सुप्रिया के साथ वही आते हुए बोली। और कबीर दादी को देखकर, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इसे बोल दो कि मेरे सामने ना आए। कबीर बोला, बस बेटा वो तेरा भाई है, यही रहेगा, कहाँ जाएगा। रुकमनी वही आते हुए बोली। उसके पीछे एक नौकर चाय की ट्रे लिए हुए आ रहा था और वो ट्रे वही लगे टेबल पर रखकर चला गया। भाई है इसलिए तो आराम से बोल रहा हूँ, कबीर रुकमनी को देखकर बोला और फिर लड़के को देखकर, मैं तेरे किसी काम में नहीं बोलता तो तू भी मुझसे दूर ही रह। कबीर बोला कि तभी उसके ऊपर एक बोल आ गिरी। सब उसे देखने लगे तो मीनू एक लड़की के साथ वही आ रही थी। सॉरी अंकल, वो हम लोग खेल रहे थे तो आपको लग गई बोल, वो छोटी लड़की बोली। वही मीनू बस कबीर को ही देख रही थी जिसके चेहरे पर सख्ती थी। कोई बात नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ, बोलते हूँ कबीर उठा और उस लड़की को गोद में उठाकर चल दिया। वही सब हैरानी से देख रहे थे कि आज इसे गुस्सा क्यों नहीं आया। दादी ये कमाल कैसे हुआ, सुप्रिया दादी से बोली तो दादी भी मुस्कुरा दी। वही वो लड़का सबको देखकर, मैं भी इसी घर का बेटा हूँ, वो बोला। हमें पता है रौनक के तू भी इसी घर का बेटा है, दादी बोली। अम्मा रवि वैभव विभोर सब उसी समय बाहर आए तो रुकमनी ने सबको चाय दी। सब वही बैठकर बातें करने लगे, पर रौनक की नजर बार बार बालकनी की तरफ ही जा रही थी। अरे भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, सुप्रिया रूम में आते हुए बोली। उसके साथ मीनू भी आई थी। मेरे कपड़े नहीं हैं, मेहर ने जवाब दिया। सॉरी भाभी, वो आपके कपड़े इस सूटकेस में हैं, सुप्रिया बोलते हुए वो सूटकेस लेकर आ गई और बेड पर रखकर, इसमें है आपके कपड़े, बोली। और इस मिरर को खोलने पर आपका सारा सामान मिल जाएगा। आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए, मुझे ना बहुत से काम करने हैं, मीनू आपकी हेल्प कर देगी, बोलते हुए सुप्रिया रूम से बाहर चली गई। वहीं मीनू और मेहर उसकी जल्दबाजी देखकर एक दूसरे को देखने लगी। चल पहले जाकर तैयार हो जा, मीनू ने एक जोड़ी कपड़े निकालकर कहा। तो मेहर मीनू के हाथ पकड़कर वही बेड पर बैठकर, मुझे यहाँ नहीं रहना, अपने साथ ले चलो ना, मेहर बोली। मेहर बस एक बात ही कहू गई,
तू अपनी पिछली जिंदगी भूल जा और एक नई जिंदगी शुरू कर। सच में ये सब बहुत अच्छे हैं और तू खुश रहेगी, मीनू बोली। वहीं मेहर के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द आ गया। जब अपनों ने ही हाथ छोड़ दिया था तो ये सब तो फिर भी पराए रहेंगे, मेहर बोली और बाथरूम की तरफ चली गई। वहीं मीनू उसे जाते देखती रह गई। क्या पता मेहर ये वही मोड़ हो जिससे तेरी जिंदगी में खुशियां आ जाए, मीनू मन ही मन बोली। सब लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। सब आपस में बातें कर रहे थे, कबीर को छोड़कर। वो बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, या ये कह लो कि वो रौनक चाची चाचा के पास बैठने से कतरा रहा था। वही चाची चाचा रौनक से बातें कर रहे थे और रवि को ये सब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। डरामेबाज वो बड़बड़ाया और नजरें फेरते हुए, दादी हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं, वो बोला। वो इसलिए कि मैं अपनी बहू से सारी रस्में करवाना चाहती हूँ, तो रसोई की रस्म भी कर ही ली जाए, दादी बोलो। क्या माँ, जब वो पहले से ही सब काम कर रही है तो ये रस्म किस लिए, रुकमनी बोली। वो अपने उस घर में काम करती थी जो उसके पति का है। आज तो पुश्तैनी घर में है और पहली रसोई तो रस्में तो सब होगी, दादी बोली। तो सब चुप ही रहे। वही रवि की नजर सीढ़ियों से आती हुई मीनू और मेहर पर चली गई। मेहर ने गहरे हरे रंग का सूट पहन रखा था, हाथों में चूड़ियां, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। हल्के से मेकअप के साथ वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। लो दादी आ गई आपकी बहू, रवि मेहर को देखते हुए बोला तो सब उस तरफ देखने लगे। वही रौनक की नजरें मेहर पर तो गड़ ही गई थी, तो वैभव ने भी एक सरसरी सी नजर से देखा। मेहर ने सबसे पहले दादी के पैर छुए, फिर चाचा चाची के। वैसे बहुत जल्दी उठ गई चाची मेहर से बोली, तो वही मेहर की नजरें नीचे झुक गई। वो हमें हमें माफ कर दीजिए, दादी मेहर बोली। नहीं दादी भाभी को कोई गलती नहीं है, मैंने ही इनको नहीं बताया था कि सूटकेस में इनके कपड़े हैं, वरना ये तो कब की तैयार हो जाती। सुप्रिया मेहर के पास आकर बोली। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जैसे मन है वैसे ही रहो, दादी बोली। क्या दादी, लगता है आप हमारा परिचय तो देना भूल ही गई, रौनक दादी से बोला तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। चलो मैं खुद ही बताता हूँ, बोलते हुए रौनक मेहर के सामने खड़ा हो गया। मैं हूँ इस घर का बेटा, रौनक चौहान, और तुम्हारा देवर, पीछे से कबीर आते हुए बोला और मेहर के एकदम पास खड़ा हो गया। मेहर, ये है रौनक चौहान, चाचा का बेटा, कबीर मेहर को देखते हुए बोला। तो मेहर ने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कर दिया। वही रौनक कबीर को घूरते हुए देख रहा था। अच्छा, बाकी बातें बाद में कर लेना, सब लोग पहले मेहर को रसोई की रस्म कर लेने दो, दादी बोली और मेहर को अपने साथ रसोई की तरफ ले गई। मेहर, इन सब खाने को छू दो, दादी बोली। पर दादी खाना तो मुझे बनाना था ना, मेहर दादी को देखकर बोली। नहीं, खाना बनाने के लिए लोग हैं, तुम्हें तो बस हाथ लगाना है और रस्म पूरी करनी है, बाकी यहाँ पर ये सब काम नहीं करने होते, दादी मेहर के सिर पर हाथ रखकर बोली। तो मेहर ने भी उसी तरह करा जैसे दादी ने कहा था। सब लोगों ने खान खाया। वही दादी और अम्मा ने मेहर को पहली रसोई का नेक दिया, तो चाची भी मेहर को नेक देने को ल आई। दोपहर तक अम्मा मीनू बच्चों के साथ चले गए थे, तो वैभव विभोर भी उन्हीं के साथ चले गए। सब मेहमान तो पहले ही चले गए थे और सब लोग आराम करने अपने अपने रूम में थे, तो मेहर कबीर के रूम में अकेली बैठी हुई थी। वो अपने हाथों में पहनी हुई चूड़ियों को ही देख रही थी कि तभी कबीर रूम में आया। उसने आते ही पहले तो दरवाजा बंद किया और मेहर को देखने लगा। मेहर कबीर को देखकर पहले ही अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई थी। कबीर मेहर को देखते हुए, कैसा लगा, इतने बड़े घर में आज बिल्कुल महारानी वाली फीलिंग्स आ रही होगी, कबीर बोला। तो मेहर बस उसे देखती ही रह गई। वैसे भी कहाँ तुम पैसे कमाने के लिए काम करती थी और कहाँ बैठे बैठाए ही इतने बड़े घर में आ गई। कबीर शीशे के सामने बाल सही करते हुए बोला। वहीं मेहर ने कुछ नहीं कहा,
अगर वो कुछ कहती तो कबीर उसे और भी बुरी तरीके से बोलता, तो उसने सोच लिया था कि अब से वो कुछ नहीं कहेगी, कबीर की किसी बात का जवाब भी नहीं देगी। कबीर ने एक नज़र मेहर पर डाली जो किसी सोच में गुमसी खड़ी थी। रौनक के ख्यालों में गुम हो क्या? कबीर बोला तो मेहर ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। तो कबीर मेहर की तरफ चलते हुए आया और उसके सामने खड़े होकर, मत सोचो उसके बारे में, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कबीर बोला और मेहर को डोट देखने लगा। वही कबीर की बात सुनकर मेहर की आंख से आंसू बह निकले, पर वो कुछ नहीं बोली और वहां से बाहर चली गई। और कबीर बस सख्त भाव से उसे देखता रह गया। रात के खाने पर दादी, कुछ दिनों के लिए मुझे जाना होगा, कबीर खाना खाते हुए बोला। ठीक है, तो मेहर को भी लेता जा, दादी बोली। नहीं दादी, मुझे वहां काम से जाना है। तो फिर कभी मेहर को ले जाऊंगा, इस बार तो बस रवि जा रहा है मेरे साथ, कबीर बोला। तो कब जा रहे हो, दादी बोली। रात में ही जा रहा हूं, कबीर बोला। वही मेहर ने एक बार कबीर को जरूर देखा, फिर वो अपने खाने में लग गई। कबीर अपने काम से चला गया था और आज उसे गए हुए पूरे 8 दिन हो गए। वो रोज ही दादी से फोन पर बात करता और साथ मेहर से भी करता, दादी को दिखाने के लिए ही। वही मेहर भी कबीर के जाने के बाद खुश तो थी, पर एक रात उसे लगा कि जैसे उसके रूम में कोई है। उस रात से उसे अकेले में नींद नहीं आती थी। कई बार तो उसे अपना वहम ही लगा, पर फिर भी वो रात में अब कम ही सोती थी। आज भी वो जाग ही रही थी। गांव होने की वजह से लाइट अक्सर चली जाती थी, पर आज तो जनरेटर भी नहीं चल रहे थे। सब कोशिश कर ली पर जनरेटर नहीं चले। वही मेहर अपने रूम में एक मोमबत्ती जगाए हुए बैठी उसी को देख रही थी कि उसे अपने रूम में फिर से आज किसी की आहट हुई और हवा के झोंके से वो मोमबत्ती भी बुझ गई। रात के 2 बजे हवेली में एक गाड़ी आकर रुकी, उसमें से 2 लोग उतरे और हवेली के अंदर चले आए। बहुत रात हो गई है, सुबह ही सबसे मिलते हैं, रवि कबीर से बोला और अपने रूम की तरफ चल दिया। वही कबीर भी सीढ़ियां चढ़ते हुए, इस लाइट का भी कुछ करना होगा, वो बोला और अपने रूम के आगे आकर खड़ा हो गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और दरवाजे को खोला, जो कि आसानी से खुल गया। उसी समय लाइट आ गई और पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। उसी के साथ कबीर भी हैरान सा वही खड़ा रह गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और दरवाजे को खोला, जो कि आसानी से खुल गया। उसी समय लाइट आ गई और पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। उसी के साथ कबीर भी हैरान सा वही खड़ा रह गया। कबीर जैसे अंदर आ रहा था वैसे ही वो हर जगह देख रहा था। तभी उसके पैरों के नीचे आकर कुछ टूटने का एहसास हुआ, तो कबीर ने नीचे झुककर देखा। ये तो मेहर की चुड़िया है, वो मन ही मन बोला और वहीं पर अपना बैग रखकर एक बार फिर से उस रूम पर एक नजर डाली। यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। कबीर को अब जाकर एहसास हुआ कि मेहर रूम में कहीं भी नहीं दिख रही है। तो उसके पैरों ने रफ्तार पकड़ी और बाथरूम की तरफ बढ़ा। शायद वो वही हो, पर नहीं, बाथरूम तो एकदम खाली था। कबीर बालकनी की तरफ बढ़ा, वहां पर भी अच्छे से देखा और जैसे ही वो अंदर आने को मुड़ा, उसी समय कोई उस बालकनी से नीचे छलांग लगाने ही वाला था कि कबीर ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उस पर गुस्सा निकालते हुए, कौन है तू और कहां से आया? मेरे घर में मेरे ही रूम में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कबीर उसे मारे जा रहा था, पर वही उस लड़के की नज़र एक तरफ ही जा रही थी। कबीर ने भी उसकी नज़रों का पीछा किया, तो उस तरफ सोफा था। कबीर उसे घसीटते हुए उस तरफ लेकर चल दिया, तो वो लड़का खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही कबीर ने उस तरफ देखा तो उसकी पकड़ उस लड़के पर ढीली हो गई और उसी का फायदा उठाकर वो लड़का भागने में कामयाब हो गया। मेहर उठो ना, कबीर मेहर के चेहरे को थपथपाते हुए बोला। मेहर मेहर फर्श पर ही गिरी पड़ी थी, उसके सिर से खून बह रहा था और हाथ भी जख्मी हो रखे थे, कंधे से सुट फटा हुआ था।
कबीर ने पहले तो गुस्से में आंखों बंद की और अगले ही पल अपना कोट उतारकर मेहर को ढका और गोद में उठाकर उसे नीचे ले आया। वही रवि उसी समय रसोई में जा रहा था और कबीर को मेहर के साथ और वो भी इस हाल में देखकर उसके पीछे ही आ गया और आते ही उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो जानता था कि इस समय वो कबीर से कुछ नहीं पूछेगा। कयुक उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से भरी हुई थी और मेहर को तो किसी बच्चे की तरह गोद में लेकर बैठा हुआ था। रवि उसके गुस्से को जानते हुए गाड़ी और तेज चलाने लगा था और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर, अब मेहर कैसी है? रवि डॉक्टर से बोले, वो खतरे से बाहर है पर हमें उनके कुछ टेस्ट करने होंगे। उनके सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया है, बस उसी से रिलेटेड कोई गहरी चोट तो नहीं आई। डॉक्टर बोला। तभी कबीर को मेहर के पास में फ्लावर वास जो टूटा हुआ पड़ा था उसका ध्यान आया। देखिए मिस्टर रवि, ये एक पुलिस केस है। डॉक्टर कबीर को देखते हुए रवि से बोला, आपको आपकी पूरी फीस मिल जाएगी पर ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कबीर एकदम से डॉक्टर के पास आकर बोला तो डॉक्टर चुप रह गया। क्या अब मैं? कबीर बोला तो डॉक्टर ने रूम का दरवाजा खोल दिया और कबीर अंदर चला गया। रवि डॉक्टर को देख रहा था तो डॉक्टर अपना चश्मा साफ करते, बात यह है कि मिसेस चौहान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। उनके शरीर पर बने जख्म इस चीज की गवाही दे रहे हैं और उनके हाथ भी जख्मी हुए हैं। शायद खुद को बचाने के चक्कर में। बाकी हम उनके होश में आते ही टेस्ट करेंगे कि सिर की चोट कितनी गहरी है। डॉक्टर बोलकर वहां से चला गया और रवि वही हैरान सा खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस हवेली में कोई आ कैसे सकता है और आ ही गया तो किसी को पता क्यों नहीं चला। वही कबीर ने डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। वो मेहर को देखने के लिए रूम में तो गया था पर उसकी हालत देखकर वो उल्टे पैर ही वापस आने को हुआ और जैसे ही दरवाजे पर आया तो डॉक्टर की सारी बातें उसने सुन ली। कबीर का गुस्सा साथ वे आसमान पर था। कबीर ने गुस्से में ही किसी को फोन किया और सुबह की पहली किरण के साथ उसे अपने सामने हाजिर होने को कहा और वापस मेहर के पास आकर बैठ गया। वो इस समय बस मेहर को ही देख रहा था और वो सारे पल उसके आंखों के सामने से निकलने लगे जब खुद उसने मेहर को कितनी बार तकलीफ दी थी, चाहे बातों से जा चोट पहुंचाकर, पर कभी भी उसने मेहर को इस कदर नहीं देखा था और ना ही सोचा था। मेहर ही क्या, वो तो किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसे वो मेहर से पेश आता था। पर अपने भाई के आंसू, उसकी मौत उसे जीने भी तो नहीं देते थे। जिस वजह से मेहर थी, जितनी बार कबीर ने मेहर को तकलीफ दी उतनी ही बार वो खुद भी तकलीफ में रहता था। इन सब सोच में ही कबीर घूम था कि तभी रवि अंदर आ गया। कबीर उसे देखने लगा। रवि का चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। क्या हुआ? कबीर उसके पास आकर बोला तो रवि ने उसे सब बता दिया। समय सुबह के 5 बज रहे थे। कबीर बिना देर किए वहां से निकल गया। रवि बस उसे आवाज ही देता रह गया और फिर एक नजर मेहर को देखकर वो भी कबीर के पीछे चल दिया। हवेली कबीर भागते हुए दादी के रूम में गया। यहाँ डॉक्टर उनको देख रहे थे। क्या हुआ दादी? कबीर दादी के पास बैठकर बोला। वही दादी लेटी हुई थी। देखिए चौहान साहब, दादी को बेहोशी की दवा दी गई थी जिसका एंटीडोज हमने दे दी है। कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर बोलकर कर बाहर चला गया। वही कबीर दादी के पास ही बैठा रहा और फिर उठकर सुप्रिया के रूम में चला गया। यहाँ सुप्रिया भी बेहोश ही थी। कुछ देर वही बैठकर कबीर बाहर हॉल में आ गया और सोफे पर बैठ गया। रवि उसी के पास आकर बैठ गया और कबीर को ही देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? कबीर बोला। चाचा चाची और रौनक का भी यही हाल है और रात के समय यो गार्ड ड्यूटी पर थे, उनका भी। रवि बोला और अपना सिर सोफे से लगाकर आंखें बंद कर ली। कबीर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। चाचा चाची और रौनक के बारे में सुनकर वो भी सोफे से सिर लगाकर बैठ गया। साहब पानी। एक नौकर कबीर और रवि के लिए पानी लेकर आया तो कबीर ने उसे देखा
आपको पहले पता चला सबके बारे में? कबीर उस नौकर से बोला तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। रामू काका कहाँ है? कबीर पानी का गिलास लेते हुए बोला, साहब वो तो 3 दिन पहले ही अपने गांव गए थे, आज ही वो आने वाले हैं। नौकर बोला। तो कबीर ने उसे जाने का बोल दिया। कुछ देर बाद कबीर उठा और अपने रूम की तरफ चल दिया। अभी भी वो रूम उसी तरह था जैसा रात में था। कबीर की नजर हर उस चीज पर जा रही थी जो इस समय उस रूम में अपनी जगह पर नहीं ही थी। फिर चलते हुए कबीर उसी जगह पर पहुंचा। यहाँ पर उसे मेहर मिली थी। कुछ देर वो उसी जगह को देखता रहा। कुछ देर बाद उसे कुछ याद आया तो वो उस चीज को ढूंढने लगा। इसका मतलब कबीर अपने दांत पिसते हुए वहां से निकला और सीधे रौनक के रूम में चला गया। यहाँ वो अभी भी सो रहा था या बेहोश था। कबीर ने आते ही उसको कॉलर से पकड़ लिया और बेड से ऊपर की तरफ करते हुए, अगर मेरा शक सही निकला ना तो तेरे साथ क्या करूंगा ये मैं भी नहीं जानता। वही रवि जो कबीर को गुस्से में आता देख उसी के पीछे आया था और कबीर को रौनक से अलग करते हुए क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा कि इस समय ये बेहोश है? रवि बोला। नाटक कर रहा है ये, और इस बार बात मेरी नहीं है, मुझसे जुड़े लोगों की है। कबीर रवि को देखकर बोला और उसके हाथ अपने कंधे से हटाते हुए रूम से बाहर चला गया। रौनक, अगर इस बार तू शामिल हुआ ना इन सब के पीछे तो कोई तुझे नहीं बचा सकता। रवि लेटे हुए रौनक को देखकर बोला और रूम से बाहर चला गया। कबीर, मेरी बात सुन, इतने गुस्से में कुछ सही नहीं होगा। रवि कबीर के पीछे पीछे आते हुए बोला रहा था। वही कबीर अपने रूम में आ गया तो रवि भी उसके पीछे ही आ गया और रूम की हालत देखकर वो भी चुप रह गया। सुन रहा हूँ, बोल। अब बोलती बंद हो गई क्या? कबीर रवि को देखकर बोला और चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। वही रवि ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो सही, पर उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। रवि भी जब उस जगह पर आया यहाँ अभी भी खून फड़ा था और पास ही वास टूटा हुआ, तो वो भी स्तंभ रह गया। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ ये अब तुम पता करोगे। और हाँ, विवेक पहुंच रहा है तो तुम जानते हो क्या कैसे करना है। ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और हाँ, मेरा रूम पहले जैसा हो जाए, वो भी रात तक। बोलते हुए कबीर चला गया। वही रवि बस उसी जगह को डोट देखता ही रह गया। 10 बजे के करीब कबीर वापस हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला कि मेहर को होश आ गया है और डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करने ले गए हैं। तो कबीर वहीं पर बैठ गया। उसी समय उसका फोन बजा। कबीर ने फोन उठा लिया। कुछ देर बात करके उसने फोन रख दिया। एक बात की उसे तसल्ली हो गई थी कि दादी और सुप्रिया ठीक है, उनको होश आ चुका है। फोन रवि का ही था। सर, आपकी वाइफ को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, नर्स आकर बोली। तो कबीर उठकर रूम में चला गया। यहाँ मेहर आंखें बंद किए हुए बैठी थी, दोनों हाथ और सिर पर पट्टी बंधी थी। चेहरे पर भी कुछ चोटों के निशान थे। कबीर बस मेहर को ही देख रहा था कि तभी मेहर की बंद आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर आगे आया और मेहर के आंसू साफ कर दिए। मेहर ने घबराकर आंखें खोली तो सामने कबीर को देखकर मेहर एकदम से ही कबीर के गले लग गई और रुके हुए आंसू फिर से निकलने लगे। वही कबीर को इस सब की उम्मीद नहीं थी कि मेहर इस तरह से करेगी। वो बस वैसे ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद जब मेहर को एहसास हुआ तो मेहर ने अपने हाथ कबीर से हटा लिए जो उसकी कमर के इर्द गिर्द घुमे हुए थे और आंखों नीचे ही कर ली। तुम आराम करो, बोलकर कबीर रूम से बाहर चला गया। वही मेहर बस उसे जाता हुआ देखती रही और वापस से आंखें बंद कर ली। डॉक्टर का कैबिन। मिस्टर चौहान, जिस चीज का हमें डर था वैसा कुछ नहीं हुआ। मिसेस चौहान की चोट कुछ दिन में ही ठीक हो जाएगी, डॉक्टर कबीर को रिपोर्ट देते हुए बोला। वही कबीर रिपोर्ट को देखने लगा। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी बात मान ली। कबीर फाइल बंद करते हूँ बोला। आप चाहते हैं तो नहीं पता चलेगा, पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप चाहे तो मिसेस चौहान के लिए ये हादसा भुलाना आसान हो जाएगा।
वो मानसिक तौर पर इस समय कमजोर है। तो आपको ही उनकी हिम्मत बनना है, डॉक्टर कबीर से बोला। वही कबीर बस बात सुन रहा था। आप शाम को ही उनको घर ले जा सकते हैं, बस 2 दिन बाद एक बार चेकअप के लिए आना होगा। वैसे भी घर के माहौल में वो जल्दी ठीक होगी। डॉक्टर ने ये बात मुस्कुराकर और कुछ पेपर कबीर की तरफ करते हुए कहा तो कबीर ने भी एक स्माइल कर दी और थैंक यू डॉक्टर बोलकर बाहर आ गया। और अब उसका रुख मेहर के रूम की तरफ था। मेहर इस समय सो रही थी, तो वो चुपचाप वही लगी कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिमाग में बस